हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ वेद प्रकाश शर्मा जी का उपन्यास तीसरी क्रांति का पार्ट 5। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। कोबरे की शायद ही कोई जाति रही हो जिसका कोबरा वहाँ न रेंग रहा हो। देश विदेश के सर्प, नाग, कोबरे, रत्नगिरी, ताखी इत्यादि कई प्रकार की नस्ल के सर्प वहाँ मौजूद थे। कहा नहीं जा सकता कि वे सब यहाँ एक स्थान पर एकत्रित कैसे हो गए। मिस्र का निवासी वह कोबरा भी वहाँ देखा जा सकता था। वह कोबरा का नाम इजिप्शिया था, जिसके काटने पर प्राणी को चीखने चिल्लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि तुरंत ही दुनिया से मोक्ष पा जाता है। यह कोबरा अफ्रीका की नागवंश की शाखा संबा शाखा का सबसे मुख्य कोबरा है। इसी से जीभ पर कटवाकर इतिहास प्रसिद्ध राजकुमारी क्लियोपेट्रा ने बड़ी सरलता के साथ आत्महत्या की थी। प्राणदातक, फटीचर, खतरनाक कोबरा, कोरल स्नेक, सांबा जाति के सर्प भी यहाँ थे। विजय ने देखा, टॉर्च के प्रकाश में 15 फीट लंबा कोबरा पड़ा था, जो केवल अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता था। वहाँ भी उपस्थित था, किंतु उसके समीप ही 28-30 फीट लंबे काले सर्प पड़े थे, जिनके विष की एक बूंद दर्जनों इंसानों को मौत के घाट उतार देती। इनके रंग एकदम भिन्न थे। कोई चमकीले हरे रंग का था, कोई लाल सुर्ख, एकदम चटक लाल, काले, पीले, चमकीले सभी एक साथ देखे जा सकते थे। वहीं एक अफ्रीकन कोबरा भी मौजूद था, जिसका काम काटना नहीं था, बल्कि 5 अथवा 6 फीट दूर से वह शिकार की आंखों में विष की पिचकारी मारता था। विष की पिचकारी आंख में लगते ही प्राणी का खत्म हो जाना निश्चित था। इलेप्स नाम का एक नाग, जिसे अंतिम बार आज से 100-125 वर्ष पूर्व अफ्रीका में देखा गया था, इस समय यहाँ उपस्थित था। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले टाइगर स्नेक और टेप्सन भी यहाँ रेंग रहे थे। हर तरफ जिधर विजय टॉर्च घुमा देता, उधर सांप, नाग, सर्प और कोबरे ही नजर आते थे। नीचे का दृश्य देखकर एक बार को तो विजय जैसे इंसान के जिस्म में जुजुरी सी दौड़ गई। उसने पुनः सतर्कता के साथ टॉर्च को घुमाया। इस बार वह और भी बुरी तरह चौंक पड़ा। कुएं की जंजर दीवार से एक नरकंकाल लटका हुआ था। आंखें, कान और मुंह के स्थान पर गड्ढे थे, हड्डियां ढांचा मात्र। वह नरकंकाल न जाने किस बदनसीब का था। टार्च का प्रकाश रेंगा और उसके बाद विजय ने उसी प्रकार के 4-5 नरकंकाल देखे, जो अजीबोगरीब मोशन में पड़े थे। हर नरकंकाल की हड्डियों से कोई न कोई सर्प झूल रहा था। यह दृश्य बेहद भयानक लग रहा था। एक दृश्य पर विजय की आंखें मानो टिककर रह गई। मौत के भय से एक ठंडी लहर उसके जिस्म में दौड़ गई। उसने साफ देखा, एक पतला सा सर्प उस नरकंकाल के कान में से अंदर प्रविष्ट हो गया। उस समय तक तो दृश्य अधिक भयानक नहीं था, किंतु उस समय विजय देखता ही रह गया जब वह सर्प कंकाल की एक आंख से बाहर निकलने लगा। टॉर्च का प्रकाश सीधा उसी पर पड़ रहा था। सर्प ने 2 बार अपनी जीभ बाहर निकाली और अपनी गोल गोल आंखों से टॉर्च की ओर घूरता रहा। कुछ सोचकर विजय ने टॉर्च ऑफ कर दी। अंधकार और बुरी तरह छा गया, लेकिन विजय इस अंधकार में भी उस खौफनाक दृश्य की कल्पना कर सकता था। वह जानता था कि वह मौत का कुआं है। अंधकार में वह ऐसा महसूस कर रहा था मानो सर्प उसकी जंजीर पर रेंगकर ऊपर चढ़ रहे हों। लेकिन विजय को नीचे उतरना था, उसे अपना कार्य पूरा करना था। उसके दिमाग में तेजी से विचारों का अवगमन हो रहा था। वह जानता था कि इस समय उसके जिस्म पर जो लिबास है
उसके कारण किसी भी जहरीले सर्प के काटने का प्रभाव उस पर नहीं होगा। किंतु अगर कुएं में नीचे पड़े इन खौफनाक सर्पों ने उसके जिस्म को लपेट लिया, अगर ऑस्ट्रेलिया के कोबरे ने विष की पिचकारी सीधी उसकी आंख में मारी तो वह क्या कर सकेगा? कुछ भी तो नहीं। अगर कोबरों ने उसे लपेटकर कस लिया तो उसकी हड्डियों का सूरमा बन जाएगा। उसका यह विशेष लिबास कुछ भी नहीं कर सकेगा। परंतु वह विजय ही क्या, जो इन खतरों से डरकर अपना काम बीच में छोड़ दे। कुछ सोचकर उसने एक बार फिर टॉर्च रोशन की और बगल में लटकने वाली एक जंजीर से बांध दी। अब टॉर्च का प्रकाश सीधा कुएं के नीचे रेंगते सर्पों पर पड़ रहा था। शेष कुएं में भी धीमा धीमा सा प्रकाश था। कुछ देर तक विजय जंजीर पकड़े कुएं को बीचों बीच उसी प्रकाश में लटका रहा। कुछ ही देर में उसकी आंखें टॉर्च के प्रकाश में संपूर्ण कुएं का दृश्य देखने में समर्थ हो गई। नीचे रेंगने वाले सर्पों में इस प्रकार टॉर्च के प्रकाश के कारण विचित्र सी हलचल थी। कई कोबरे अपनी गोल गोल आंखों से टॉर्च को निहार रहे थे, किंतु अब विजय ने दृश्य देखने में अधिक समय व्यर्थ गंवाना उचित नहीं समझा। उसने देखा जंजीर नीचे तक चली गई थी, परंतु फिर भी कुएं के तल से 15 फीट ऊपर ही समाप्त हो गई थी। कई सर्प उछल उछल कर जंजीर पकड़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वह असफल रहे। अब विजय ने धीरे धीरे जंजीर के सहारे नीचे उतरना शुरू कर दिया। जंजीर की खड़खड़ाहट से वातावरण कांपा। इसके जवाब में जब सर्पों के मुंह से अजीब अजीब सी आवाजें निकली तो माहौल डरावना सा हो गया। किंतु विजय लापरवाह सा होकर नीचे उतरता रहा। वह अच्छी तरह जान चुका था कि इस जंजीर तक कोई सर्प नहीं पहुंच सकता। वह जंजीर के अंतिम सिरे से 1 गज ऊपर ठहर गया। वह जानता था कि जंजीर पर खतरा केवल ऑस्ट्रेलिया के उस कोबरे से है जो अपने मुंह से विष की पिचकारी मारता है। उसने जेब से साइलेंसर युक्त रिवॉल्वर निकाला और ऑस्ट्रेलिया के कोबरे के फन का निशाना लेने लगा। कोबरा उसी की तरफ देख रहा था। पिट! हल्की सी ध्वनि के साथ विजय के रिवॉल्वर ने शोला उगला और गोली सीधी कोबरे के फन पर लगी। एक विचित्र सी आवाज कोबरे के कंठ से निकली और वह बल खाई हुई रस्सी के भांति ऐंठ गया। निस्संदेह वह कोबरा मर चुका था। उसके मरते ही प्रतिक्रिया यह हुई कि छोटे मोटे सर्पों में भगदड़ इधर उधर रेंगने लगे। कुछ जंजीर की ओर झपटे, किंतु जंजीर कुछ सोच समझकर इस प्रकार लटकाई गई थी कि कोई भी कोबरा उस पर न पहुंच सके। विजय की नज़र बड़ी तेजी के साथ सर्पों पर फिसलने लगी। कदाचित वह यह देखना चाहता था कि मृत कोबरे की जाति का कोई अन्य सर्प तो वहां नहीं है। अभी वह भली भांति यह देख भी नहीं पाया था कि सर्पों के बीच से एक हरे रंग का सर्प उड़ा। एक ही पल में विजय समझ गया कि यह उड़ने वाला सर्प है जो हमेशा मस्तक पर वार करता है। हालांकि उड़ने वाला सर्प बड़ी फुर्ती से उड़ा था, मगर उधर भी विजय था। पलक झपकते ही उसने म्यान से तलवार खींच ली। तब तक उड़ने वाला सर्प विजय के मस्तक पर झपट चुका था। विजय की तलवार बिजली की सी गति से उसके चारों ओर सुरक्षात्मक ढंग से घूम गई। सर्प भी बड़ा चतुर था। उसने तलवार से खुद को बचाया और कुएं में इधर उधर उड़ने लगा। तलवार रोककर विजय ने देखा, उड़ता हुआ वह खतरनाक सर्प रोशन टॉर्च पर रह रहकर फन मारने लगा। विजय खतरे को भांप गया। अगर वह टॉर्च नीचे गिरकर बुझ गई तो वह सर्पों का मुकाबला करने में असमर्थ रहेगा। उसने तुरंत अपना साइलेंसर युक्त रिवॉल्वर सीधा किया और पिट! उसने गोली चला दी। गोली सीधी उड़ने वाले सर्प के मुंह से टकराई और वह लहराकर नीचे अन्य सर्पों के ऊपर जा गिरा।
अब वह भी मृत अवस्था में था। नीचे मौजूद सर्पों में और भी अधिक तेजी से हलचल मची। विजय बड़े ध्यान से सर्पों को देख रहा था। जब वह संतुष्ट हो गया कि अब नीचे न तो विष की पिचकारी मारने वाला कोबरा है और न ही उड़ने वाला सर्प है, तो वह नीचे उतरने लगा। अभी वह एक भी कदम नीचे उतर पाया नहीं था कि भयानक फुफकार से पूरा कुआं कांप उठा। एक तेज हवा विजय को अपनी ओर खींच रही थी। विजय ने कसकर जंजीर पकड़ ली। वायु के वेग से जंजीर कुएं में इधर उधर झूल गई। यह कमाल कुएं में पड़े अजगर का था। उसके हिलने के कारण टॉर्च का प्रकाश का दायरा संपूर्ण कुएं में घूम रहा था। विजय ने खुद को संभाला और तुरंत अपने रिवॉल्वर से निरंतर 2-3 फायर उस अजगर पर कर दिए। विचित्र सी दहाड़ के साथ अजगर चिल्लाया और विवश सा होकर फर्श पर फन फटकने लगा और फिर जंजीर झूलती रही और झूलता झूलता ही वह अजगर के मरने का रंग देखता रहा। जंजीर धीमी होती होती कुछ देर बाद ठहर गई। विजय समय व्यर्थ गंवाने के मूड में नहीं था। वह तुरंत नीचे उतरने लगा। अभी वह जंजीर के अंतिम सिरे पर पहुंचा ही था कि उसने देखा खतरनाक भारतीय नाग सतर्क हो गए। कोबरे फुफकारने लगे। टाइगर स्नेक का फन चौड़ा होता चला गया। उसका जिस्म 30 फीट लंबा था, जिसका आधा अग्रिम भाग हवा में लहरा उठा। उसका फन चौड़ा कर बहुत चौड़ा हो गया। जंजीर के साथ साथ वह अपना फन इधर उधर घुमा रहा था। मात्र वही नाग ऐसा था जिसका फन जंजीर के अंतिम सिरे के करीब था। विजय ने तलवार आगे की और बिजली की सी गति पर नाग पर वार किया। नाग अपने फन को बचा गया और फिर उस नाग ने विजय से अधिक फुर्ती का प्रदर्शन किया। बड़ी तेजी से वह फुफकारा और पलक झपकते ही उसने अपना फन विजय के जूते से टकराया, लेकिन विजय को किसी प्रकार की हानि नहीं हुई। अलबत्ता विजय की घूमती हुई तलवार ने इस बार उसका फन धड़ से जुदा कर दिया। गर्म खून का एक फव्वारा सा उठा। नाग का फन और धड़ कुछ पल अलग अलग तड़पे, फिर शांत हो गए। बड़ी तेजी से विजय ने जंजीर के सिरे पर पैर जमाए और पैरों पर बैठता चला गया। अब धीरे धीरे उसने अपनी जंजीर को लंबे लंबे जोटे देने शुरू कर दिए। सर्प और कोबरे हसरत भरी निगाहों से अपने इस दुश्मन को देख रहे थे। जोटे लंबे होते जा रहे थे। टॉर्च का प्रकाश तेजी के साथ कुएं में घूम रहा था। अब जोटे इतने लंबे हो गए थे कि कुएं की एक दीवार से थोड़ा ही बचकर दूसरी दीवार के समीप तक आता जाता रहा था। अब विजय ने जोटे की ओर ध्यान लगाना बंद कर दिया। इस समय उसके बाएं हाथ ने जंजीर को जकड़ रखा था और दाएं हाथ से वह जंजीर के निचले सिरे से कुछ खोज रहा था। जल्दी ही उसे जंजीर के नीचे लगा बटन मिल गया। विजय ने तुरंत बटन दबा दिया। गर गर की आवाज कुएं में गूंज उठी। कुएं की एक दीवार अपने स्थान से उठ गई, अथवा यूं कहना उचित होगा कि दीवार का एक छोटा सा भाग अपने स्थान से हट गया। कुएं के फर्श से 20 फीट ऊपर एक खिड़की सी खुल गई। जंजीर का जोटा उस खिड़की के एकदम समीप जाकर वापस लौट आता था। खिड़की के अंदर दूसरी तरफ स्थान था। अंदर से सुनहरा प्रकाश निकलकर कुएं तक फैल गया था। अंदर तो था ही सुनहरा प्रकाश। विजय के होठों पर सफलता की एक मुस्कान दौड़ गई। उसने जंजीर पर झूलने की गति और अधिक तेज की और जोटे लंबे होते चले गए। जंजीर का सिरा विजय सहित खुली खिड़की के समीप आता और वापस लौट जाता। विजय ने अपना इरादा पक्का किया और इस बार जंजीर जैसे ही खिड़की के पास आई, विजय ने जंजीर छोड़कर फुर्ती से खिड़की में जंप लगा दी। जंप इतनी जोर से लगाई कि वह कठोर फर्श पर जा गिरा। उसके फर्श पर गिरते ही कुएं की दीवार वाला भाग गरगर की आवाज के साथ अपने स्थान पर फिट हो गया।
विजय इतने तीव्र प्रकाश में आ गया था कि उसकी आंखें चुंधिया गई। चाहकर भी वह 2 मिनट के लिए अपनी आंखें न खोल सका। 2 मिनट पश्चात धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोल दी। दृश्य देखकर वह बुरी तरह उछलकर खड़ा हो गया। गहन आश्चर्य से उसकी आंखें फैलती चली गई। उसने तेजी से घूमकर अपने चारों ओर देखा। उसकी आंखों में हैरत के भाव थे। शायद ही इतना आश्चर्य विजय को अपने पिछले जन्म में कभी हुआ हो। उसके चारों ओर सोना ही सोना था। सोना, सोना और सिर्फ सोना। दीवारें, फर्श, छत सब कुछ सोने का था। वह कुछ सोने के फर्श पर खड़ा था। उसके चारों ओर चमचमाता हुआ सोना ही सोना था। उसकी आंखें अभी तक सोने की चमक से चुंधिया रही थी। यह सुनहरा प्रकाश उस सोने का था। उसे लगा कि वह किसी सोने की नगरी में आ गया है। कई पल तो वह आश्चर्य के साथ अपने चारों ओर फैली इस स्वर्ण नगरी को देखता रहा। ऐसा लगता था कि जैसे वह प्राचीन काल का कोई मंदिर हो। सोने की चौखट में लगे सोने के हुक में छोटी छोटी सोने की जंजीरें लटकी हुई थी और उन जंजीरों से लटक रहे थे चमकीले सोने के मोटे मोटे घंटे। सोने की दीवारों पर सोने की मूर्तियां बनी हुई थी। किसी में घोड़े के मुंह के पीछे स्त्री का जिस्म था। किसी स्त्री के जिस्म पर मछलियों के मुंह से मंदिरनुमा चमकीले दरवाजे थे। एक विशेष कक्ष में शंकर भगवान की एक विचित्र सी आकार वाली विशाल मूर्ति थी। इस कक्ष में सभी आकृतियां धार्मिक थी। जगह जगह दीवार पर सोने के अक्षरों में कुछ लिखा था। विजय कुछ देर तक उन अक्षरों को घूरता रहा, किंतु उनका कोई अर्थ न निकाल पाया। ऐसी भाषा उसने पहले कभी नहीं देखी थी। न जाने उसे क्या सूझा कि उसने एक विशाल घंटा जोर से बजा दिया। घंटे की आवाज उस स्वर्ण कक्ष की दीवारों से टकराकर बुरी तरह गूंजी। इस गूंज के साथ ही कक्ष में हल्की सी गर्जना भी हुई और इस गड़गड़ाहट के साथ सोने की एक दीवार अपने स्थान से हटती चली गई। दीवार के हटते ही विजय को अब सोने की गैलरी नजर आई। गैलरी स्वर्ण के सुनहरे प्रकाश से चमचमा रही थी। कुछ सोचकर विजय उस गैलरी में आगे बढ़ गया। आगे जाकर वह गैलरी कई तरफ को फैल गई। एक गैलरी कई गैलरियों में बदल गई, परंतु विजय गैलरी में सीधा ही बढ़ता चला गया। चारों ओर स्वर्ण था, स्वर्ण, स्वर्ण और केवल स्वर्ण। इस गैलरी ने विजय को एक अन्य स्वर्ण कक्ष में खड़ा कर दिया। यह कक्ष नहीं बल्कि एक लंबा चौड़ा हॉल सा था। हॉल की दीवारों पर स्वर्ण की आकृतियां बनी हुई थी। इन दीवारों पर बनी आकृतियां स्त्री और पुरुषों की थी। स्त्री पुरुष के प्रेमालिंगन स्वर्ण की आकृतियों द्वारा दर्शाए गए थे। ये आकृतियां लगभग ऐसी थी जैसी प्राचीन गुफा में पत्थरों पर पाई गई है। इन आकृतियों के माध्यम से प्राचीन मानव को कामशास्त्र का ज्ञान देते थे। प्रत्येक आकृति में स्त्री पुरुष एक विशेष और भिन्न ढंग से प्रेम लिंगन में दिखाए गए थे। इन आकृतियों द्वारा कदाचित मानव को सेक्स विद्या का उचित ज्ञान दिया गया था। कोई भी आकृति काम इच्छा को उत्तेजित करने वाली नहीं थी, बल्कि मानव को एक आवश्यक ज्ञान देने वाली थी। अजंता और एलोरा की गुफाओं में जो कुछ पत्थरों की चित्रकारी के माध्यम से दर्शाया गया था, वही सब कुछ विजय इस समय संपूर्ण कला के माध्यम से देख रहा था। इन आकृतियों के ऊपर उसी भाव में कुछ लिखा था, जिसे पढ़ने में विजय पहले के भांति ही असफल रहा। कुछ देर तक विजय इन सब चमत्कारों को देखता रहा। फिर उसका ध्यान छत से नीचे स्वर्ण की मोटी मोटी जंजीरों पर गया। जंजीरों का निचला सिरा विजय हाथ उठाकर बड़ी सरलता के साथ छू सकता था। विजय अचानक एक जंजीर का कोना पकड़कर लटक गया। हल्की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज उठा। एक तरफ की स्वर्ण दीवार किसी मजबूत द्वार के भांति खुलती चली गई। विजय ने उस रिक्त स्थान को देखा तो उसकी आंखें चुंधिया गई। खोपड़ी हवा में चकराने लगी।
यह एक सेब जैसा स्थान था जो बेशुमार हीरो से भरा था। एक एक करके विजय हर जंजीर पर लटका। हर बार हॉल की दीवार में उसी प्रकार की एक सेब खुलती और विजय की आंखें चुंधिया जाती। विजय सब कुछ देखता रहा और सोचता रहा कि यह धरती अपने अंदर कितने कितने विचित्र रहस्य छुपाए हुए है। उसने पुनः एक एक बार जंजीरों पर लटकते सेफों जैसे स्थान को बंद किया और गैलरी से निकल गया। इसके बाद वह इस सोने के महल में घूमा। हर कक्षा में उसने अलग अलग विशेषताएं पाई थी। किसी कक्ष में बुद्ध की तस्वीर थी, किसी में जैन धर्म की आकृतियां और किसी में हिंदू धर्म के देवताओं की आकृतियां, किसी में त्रिमूर्ति की आकृति। एक आकृति को तो विजय कई मिनट तक देखता रह गया। वह एक इंसानी जिस्म की आकृति थी, परंतु उसके एक ही चेहरे से कई सूरतें नजर आती थी। पहली बार विजय ने जब इस आकृति को देखा तो उसे लगा कि वह ईसा मसीह का चेहरा है, परंतु जब उसने और अधिक ध्यान से देखा तो उसे लगा कि आकृति भगवान बुद्ध की है। 1 मिनट तक वह उसे अधिक ध्यान से देखता रहा तो उसे लगा कि आकृति शंकर भगवान की है। एक ही आकृति में तीन तीन धर्म देखकर वह चमत्कार सा रह गया। यह आकृति चित्रकारी का विशेष नमूना थी, साथ ही मानव जाति की एक महान शिक्षा भी देती थी। मन ही मन विजय प्रशंसा कर रहा था। वह अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सका और इस अजीब आकृति की ओर बढ़ गया। हर पल जैसे वह स्वर्ण की आकृति अपना रूप बदल रही थी। विजय उनके करीब पहुंचा तो वह बुरी तरह चौंक पड़ा। वह आकृति पालथी मारकर बैठने के एक्शन में थी और पालथी के बीच एक कागज पड़ा था। विजय इसी कागज को देखकर चौंका था। उसने तेजी से झपटकर वह कागज उठा लिया। अभी वह कागज को खोलने ही वाला था कि उसके गले में पड़ा लॉकेट हल्के से पिट पिट की ध्वनि निकालने लगा। विजय पुनः चौंका। कागज उसने जेब के हवाले किया और जल्दी से लॉकेट का ट्रांसमीटर ऑन किया। दूसरी ओर से बराबर हलो हलो की आवाज गूंज रही थी। विजय ने ट्रांसमीटर के करीब मुंह ले जाकर कहा, हेलो, विजय दी ग्रेट स्पीकिंग, क्रांति का देवता। दूसरी ओर से स्वर उभरा। ओ, विजय के मुंह से निकला, यानी कि तू यहाँ भी टपक पड़े। आप कहाँ तक पहुँचे? क्रांति के देवता की आवाज में विजय के लिए सम्मान का पुट था। मैं इस स्वर्ण महल में पहुँच गया हूँ, विजय ने कहा। क्या आदेश है? क्रांति का देवता सबको आदेश दे सकता है, लेकिन आपको आदेश देने की हिम्मत नहीं है। दूसरी ओर से स्वर उभरा, आपके लिए एक सूचना है। बोलो। आप तुरंत अपने कक्ष में पहुंच जाएं, क्रांति के देवता ने कहा। कुछ विशेष कामों के लिए आपकी सहायता की आवश्यकता है। असली चक्कर वह नहीं है जो भानु प्रताप सिंह ने बताया था। असली चक्कर कुछ और है। आप फौरन अपने कक्ष में आ जाएं। कुछ ही देर में आपके कक्ष में जेम्स बॉन्ड पहुंचने वाला है। ओके, विजय बोला। ओवर एंड ऑल, दूसरी ओर से कहा गया और तुरंत संबंध विच्छेद हो गया। विजय ने तेजी से अपना ट्रांसमीटर ऑफ किया और फिर तीव्र गति से उसी कक्ष की ओर बढ़ गया जो शंकर भगवान के मंदिर जैसा कक्ष था। वहां पहुंचते ही उसने ठीक उस स्थान पर अपना एक पैर जोर से मारा जहां वह जंजीर से कूदा था। उसके पैर मारते ही उस स्थान पर स्वर्ण फर्श थोड़ा नीचे दब गया। कुएं में खुलने वाली खिड़की पुनः उसी प्रकार खुल गई। बिना एक ही क्षण गवाए विजय खिड़की पर चढ़ गया। नीचे कुएं में सर्प उसी प्रकार रेंग रहे थे, किंतु विजय ने इस बार उसकी ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। पलक झपकते ही उसने एक हाई जंप ली और कुएं में बीच में लटकती हुई उस जंजीर को पकड़ लिया। एक झटके के साथ जंजीर इधर उधर झूल गई। खनखनाहट से एक बार पुनः कुआं गूंज उठा। जंजीर पर लगे झटके के साथ ही कुएं की वह दीवार अपने स्थान पर आकर फिक्स हो गई। खिड़की बंद हो चुकी थी। दूसरी जंजीर में बंधी रोशन टॉर्च का प्रकाश कुएं में मुस्कुरा रहा था। ऐसा लगता था जैसे विजय को कक्ष में पहुंचने की बेहद जल्दी हो।
बंदर के भांति वह जंजीर पर चढ़ता ही चला गया। टॉर्च उसने वहीं छोड़ दी। जंजीर का वह फंदा एक लोहे की छत में फंसा हुआ था। लोहे की छत पर कुछ देर तक विजय हाथ से कुछ टटोलता रहा। फिर उसने एक उभरे हुए बाघ को हल्के से दबा दिया। गड़गड़ाहट के साथ लोहे की छत का थोड़ा सा भाग हट गया। विजय जंजीर छोड़कर उसी में समा गया। इस समय वह गुफा ही में था। फटा हुआ स्थान अपनी जगह फिक्स हो गया था। इस समय वह पथरीली गुफा में बड़ी तेजी के साथ बढ़ता चला जा रहा था। कुछ देर बाद वह गुफा की एक छोटी सी दरार में घुस गया। दरार के एक तरफ लोहे की सीढ़ियां थी। वह उन्हीं पर चढ़ता चला गया। जैसे ही उसने सबसे ऊपर की सीढ़ी पर दबाव डाला, थोड़ा फर्श अपने स्थान से हट गया। कुछ ही पल पश्चात वह संगमरमर से बने एक बाथरूम में था। एक गुप्त बटन दबाकर उसने बाथरूम के दरार तक पहुंचने वाला मार्ग बंद कर दिया। इस समय वह राजमहल के एक चमचमाते हुए बाथरूम में था। बाथरूम उसी प्रकार अंदर से लॉक था जिस प्रकार वह छोड़ गया था। उसने तेजी से अपने कपड़े बदले। बाथरूम की एक गुप्त अलमारी में उसका वही राजसी लिबास मौजूद था जिसे पहनकर वह जिज्ञासा शांत कर सकता था। उसने तेजी से अपना वह विशेष लिबास उतारा और राजसी लिबास पहनकर पहले लिबास को गुप्त अलमारी में बंद करके बाथरूम का दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। इस समय वह अपने कमरे में था। अभी उसे कक्ष में आए कुछ ही देर हुई थी कि कक्ष के एक ओर की दीवार खुली और सामने नजर आया क्रांति का देवता। विजय ने उसकी ओर आंख दबा दी। क्रांति के देवता उसके करीब आया। कक्ष अंदर से बंद था। मेरे सामने इस नकाब की क्या आवश्यकता है? विजय ने क्रांति के देवता से कहा। केवल आपके सामने ही इसकी आवश्यकता नहीं है, क्रांति का देवता बोला। वैसे अधिकांश काम तो इस नकाब से ही चलता है। अगर आपको यह अच्छा नहीं लगता तो ये लो। कहते हुए उसने अपना नकाब नोच लिया। विजय ने देखा क्रांति का देवता मुस्कुरा रहा था। क्या बात है? विजय ने तुरंत मतलब की बात पर आते हुए कहा। आप जानते हैं कि जबर सिंह अस्पताल में था? नकाब रहित क्रांति का देवता बोला। अस्पताल के डिपार्ट में हमारे भी कुछ आदमी थे। उन्होंने रिपोर्ट भेजी है कि जबर सिंह जेम्स बॉन्ड से मिल गया है। वास्तविकता यह है कि इंग्लैंड का ध्यान गुलशनगढ़ की ओर कराने वाले व्यक्ति जबर सिंह है। क्या मतलब? विजय धीरे से चौंका। मतलब यह कि असली चक्कर वह नहीं है जो भानु प्रताप सिंह समझ रहा था, क्रांति के देवता ने बताया। आप जानते हैं कि उनका ख्याल यह है कि इन तीनों देशों ने गुलशनगढ़ पर इसलिए अचानक हमला करके कब्जा किया है क्योंकि इन्हें मालूम हो गया था कि इस गुलशनगढ़ की धरती पर 50,000 वर्ष पुराना वह स्वर्ण महल है। वह स्वर्ण महल जहाँ मानव ज्ञान को विकसित करता है, वहीं इस महल की कुछ विशेषताएं भी हैं। दुनिया के किसी खजाने में इतना धन नहीं होगा जितना कि इस महल में है। इस महल के अंदर की विशेषताएं तो हमें भानु प्रताप ने बताई नहीं थी। केवल इतना कहा था कि गुलशनगढ़ के नीचे कोई स्वर्ण महल है। उन्होंने मुझे बताया था कि उनके अनुसार किसी प्रकार इन 3 देशों को इस महल के विषय में पता लग चुका है और वे इसे प्राप्त करने के लिए यहाँ आ दमके हैं। क्रांति का देवता अभी आगे भी कुछ बोलता, लेकिन विजय बोल पड़ा। यह सही भी है। वास्तव में महल एक आश्चर्य है। नहीं, यह गलत है। क्रांति के देवता ने अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा। यह माना कि वह महल अपने अंदर एक महान विशेषता रखता है, लेकिन असली चक्कर वह महल नहीं है। यह स्पष्ट हो चुका है कि इन देशों में से किसी का भी उस स्वर्ण महल के विषय में कोई जानकारी नहीं है। उन लोगों ने गुलशनगढ़ की धरती पर किसी और कारण से हमला किया है और वह कारण इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। क्या कारण है? उत्सुक होकर विजय ने प्रश्न किया। अस्पताल से हमारे एक क्रांतिकारी ने मुझे अपनी रिपोर्ट भेजी है। उसने बताया है कि उसने गुप्त रूप से जबर सिंह और जेम्स बॉन्ड की वार्ता सुनी है। वह वार्ता इस प्रकार है और क्रांति के देवता ने वे सारी बातें जो जबर और जेम्स बॉन्ड के बीच हुई थी विजय को बता दी।
सुनकर विजय जैसे सब कुछ समझ गया। एक पल वह क्रांति के देवता के चेहरे पर गया। एक पल वह क्रांति के देवता के चेहरे को देखता रहा। फिर कुछ सोचकर एकदम बोला, वह आदमी इस समय कहाँ है जिसने यह रिपोर्ट भेजी है? जब्बर सिंह और जेम्स बॉन्ड के पीछे। वेरी गुड। विजय प्रसन्नता से उछल पड़ा। हेलो हेलो, पायलट चुग स्पीकिंग। हेलो। कमरे में रखे शक्तिशाली ट्रांसमीटर पर आवाज गूंजी। उस कमरे में केवल दो इंसान थे। पहला चीनी वायुसेना का जनरल चांगलू और दूसरा अमेरिका का सबसे बड़ा जासूस माइक स्प्लैन। दोनों की नजरें काफी देर से उस ऑन ट्रांसमीटर पर जा टिकी थी। दोनों काफी देर से उसके बोलने की व्यग्रता के साथ प्रतीक्षा कर रहे थे। ट्रांसमीटर से उभरते स्वर सुनकर चांगलू बाज के बाती ट्रांसमीटर पर झपटा और बोला, हेलो, यस, चांगलू हियर। क्या रिपोर्ट है? ओवर। अभी तक हम उस जलपोत को नष्ट करने में असफल नहीं हुए हैं। दूसरी ओर से चूक का स्वर उभरा, अभी अभी जलपोत ने एक नेट उड़ा है। शायद वह हवा में हमसे युद्ध करना चाहता है। ओवर। तुम्हारी स्थिति क्या है? चांगलू ने तेजी से प्रश्न किया। अभी तक हम दोनों सुरक्षित हैं। चांगलू की आवाज उभरी। किसी प्रकार के खतरे की बात नहीं है। भारतीय कुत्तियों का यह नेट हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हम इसे जलाकर राख कर देंगे। हमें विश्वास है सर कि हम इस जलपोत को नेस्तानाबूद कर देंगे। जलपोत से हमें तोप के निशाने पर लेने की चेष्टा की जा रही है, परंतु वे नहीं जानते कामरेड, हम चीनियों से वे अभी 7 जन भी नहीं टकरा सकते। तुम्हें और सहायता की आवश्यकता है? चांगलू ने प्रश्न किया। नहीं सर, चुक की आवाज उभरी। इन कुत्तों के लिए हम काफी हैं। ओके, चांगलू ने कहा। अब मैं बंद कर रहा हूँ। तुम दुश्मन की ओर ध्यान दो। कहने के साथ ही चांगलू ने चुक का जवाब सुने बिना ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। अब का हाल तो जानना आवश्यक है, माइक ने तुरंत कहा और समीप ही रखा एक ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। ट्रांसमीटर पर सन्नाटा था। केवल वायु की साय साय गूंज रही थी। हेलो हेलो हेलो, माइक चीखा, लेकिन दूसरी तरफ उसी प्रकार सन्नाटा बना रहा। कहीं से कोई आवाज नहीं उभरी। लगभग 10 मिनट तक माइक ट्रांसमीटर पर हेलो हेलो करता रहा, परंतु उत्तर में असफलता ही मिली। झुंझलाकर माइक ने ट्रांसमीटर में एक लात जड़ दी। ट्रांसमीटर में हल्की सी गड़गड़ाहट होकर रह गई। कहाँ मर गए साले? माइक बुरी तरह जल्लाकर कह उठा। कहीं ऐसा तो नहीं मिस्टर माइक कि उन्होंने हमारी पनडुब्बियों को नष्ट कर दिया हो? चांगलू ने संभावना व्यक्त की। ऐसा होना तो लगता तो कठिन है, माइक ने कहा, लेकिन चांगलू, हमें इस हिंदुस्तानी जलपोत को नष्ट तो अवश्य करना है। लेकिन सर, इससे होगा क्या? चांगलू ने प्रश्न किया। इसके विषय में तो केवल अनुमान ही लगाए जा सकते हैं, माइक ने कहा। संभव है बागियों ने भारत से सैनिक सहायता मांगी हो। वैसे जहां तक मेरा अनुमान है, इस जलपोत में युद्ध सामग्री अवश्य होगी। अगर यह शस्त्र बागियों के हाथ लग गए और हिंदुस्तानी सैनिक सहायता इन्हें मिल गई, तो अधिक समय तक गुलशनगढ़ पर हमारा कब्जा नहीं रह सकेगा। माइक के स्वर में हल्की सी लड़खड़ाहट थी। तो क्या किया जाए सर? चांगलू ने पूछा। चुक से फिर से संबंध स्थापित करो, माइक ने आदेश दिया। चांगलू ने आदेश प्राप्त होते ही ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। धड़ाम। ट्रांसमीटर ऑन होते ही कमरे में एक भयंकर धमाका गूंज उठा। एक बार को तो दोनों बुरी तरह कांप उठे। भयभीत निगाहों से एक दूसरे से देखने लगे। फिर दोनों की नजरें ट्रांसमीटर पर जाकर ठहर गई। ट्रांसमीटर पर साए साए करता हुआ सन्नाटा गूंज रहा था। बड़ी तेजी के साथ माइक ट्रांसमीटर पर झपटा और चीखा, हेलो 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 सर। दूसरी ओर से आवाज उभरी, हमारा दूसरा विमान नेट ने नष्ट कर दिया है। हेलो, चुग हियर। मेरे साथी का विमान नष्ट हो गया है। हेलो, मेरा युद्ध नेट से चल रहा है। मेरा युद्ध नेट से चल रहा है। नीचे से मुझे तोप के निशाने पर लेने का प्रयास किया जा रहा है। हेलो हेलो, मैं खतरे में हूँ, मैं खतरे में हूँ। हम सहायता भेज रहे हैं, माइक चीखा। तुम यह चिंता मत करो, डटकर मुकाबला करो। कहने के एकदम बाद
माइक ट्रांसमीटर को बिना ऑफ किए ही चांगलू की ओर घूमा और बोला, एक विमान का प्रबंध करो चांगलू, हम खुद जाएंगे। सर आप जल्दी चांगलू, माइक तेजी से बोला, समय बातों में गंवाने का नहीं है। ओके सर, ओके सर कहकर जांगलू कक्ष से भागता चला गया। माइक का दिमाग बड़ी तेजी से काम कर रहा था। अभी वह अपने स्थान से हिल भी नहीं पाया था कि हड़बड़ाए से सैनिक ने वहां प्रवेश किया। उस सैनिक की सांस पूरी तरह फूली हुई थी, सीना दोकनी के बाती ऊपर नीचे हो रहा था। माइक का ध्यान उसकी ओर गया। क्या बात है? माइक ने तेज आवाज से पूछा। शिविर पर मौजूद सारे सैनिक मारे गए, सैनिक ने जैसे एकदम विस्फोट किया। क्या बकते हो? चीख पड़ा माइक। ऊपर से नीचे तक सैनिक हिल गया। उसने बोलना चाहा, लेकिन माइक की कठोर मृदा देखकर एक शब्द भी बोल नहीं सका। माइक का चेहरा किसी भट्टी के बाती तप रहा था। जल्दी बको, क्या हुआ? माइक गुर्राया। अचानक बागियों ने शिविर पर हमला कर दिया है सर, लड़खड़ाती जुबान से सैनिक कह गया। हमारे सारे सैनिक मारे गए। शिविर में जितने भी बागी कैदी थे वे सब भाग गए। ग्रिफिक का क्या हुआ? माइक चीख पड़ा। वह तो वहीं गया था, वे भी उन बागियों के साथ थे सर। क्या? उछल पड़ा माइक। अपनी खोपड़ी में उसे अंतरिक्ष में घूमती सी लगी। एक ही पल में उसके जेहन में न जाने कितने विचारों का अवगमन हो गया। यह समझने में उसे देर नहीं लगी कि वहां जाने वाला ग्रिफिक असली ग्रिफिक नहीं था। अगर वह ग्रिफिक नहीं था तो कौन था? फिर असली ग्रिफिक कहाँ है? धड़ाम, दुश्मन का दूसरा विमान भी खील खील होकर वायुमंडल में बिखर गया। आतिशबाजी का एक जोरदार कमाल गगन में देखने को मिला। जलपोत पर फिक्स तोप एक बार गरज कर शांत हो गई। तोपची ने जब अपनी सफलता का दृश्य आकाश में देखा तो झूम उठा। इस विमान को निशाने पर आते ही तोपची ने उड़ा दिया था। जलपोत पर उपस्थित अन्य लोगों ने भी इस दृश्य को देखा और भारतीय सैनिक खुशी से नाचने लगे। उस सैनिक की कुर्बानी सफल हो गई जिसने दस्ती बम लपककर खुद को बलि चढ़ा दिया था, परंतु जलपोत को बचा लिया था। और फिर जलपोत पर एकदम सन्नाटा सा छा गया। परंतु इस समय जीत की खुशी में जैसे उस महान सैनिक को सब भूल गए। सब खुशी से नाच रहे थे। सागर का रास्ता तो पहले ही साफ हो चुका था, अब गगन से भी उन्होंने दुश्मन को साफ कर दिया था। इस समय जलपोत बेहद तीव्र गति से गुलशनगढ़ की ओर बढ़ रहा था। सागर का कलेजा फट रहा था। जलपोत आगे बढ़ता जा रहा था। सेना के कर्नल ने हवा में उड़ रहे नेट के रणबाज हवाबाज से ट्रांसमीटर पर संबंध स्थापित करके कह दिया था अभी वह आकाश में ही रहे, ताकि अगर दुश्मन फिर हवाई हमले की चेष्टा करे तो सरलता से उसका मुकाबला किया जा सके। जलपोत पूर्णतया सुरक्षित अपने संपूर्ण वेग से आगे बढ़ रहा था। एक तरफ हवा में कलाबाजियां खाता नेट उसकी सुरक्षा कर रहा था, दूसरी तरफ पानी में छुपी वह पनडुब्बी जलपोत को कवच बनकर साथ साथ चल रही थी, जिस पर 15 नंबर ने कब्जा किया था और जिसने इस समय विकास भी मौजूद था। इस बार के टकराव में दुश्मनों ने मुंह की खाई थी। बिना किसी विशेष दुर्घटना के जलपोत अपने लक्ष्य पर पहुंच गया, यानी गुलशनगढ़ के उस किनारे पर जहां क्रांति के देवता के ये सेवक उसे पहुंचाना चाहते थे। एक गुफा जैसे स्थान से दनादन 5 पनडुब्बियां निकली और शस्त्र बड़ी तेजी से पनडुब्बियों में भरे जाने लगे। संपूर्ण भारतीय सैनिक और विकास इत्यादि वह काम बड़ी तेजी के साथ समाप्त करने का प्रयास कर रहे थे। केवल 10 मिनट में संपूर्ण शस्त्र पनडुब्बियों में भर लिए गए। जेट जलपोत के ऊपर हवा में चकरा रहा था। अचानक उसी समय एक अन्य विमान की गड़गड़ाहट से वातावरण गूंज उठा। सबकी निगाहें एकदम ऊपर उठ गई। हिंदुस्तानी नेट के इर्द गिर्द ही इस समय वह दूसरा लड़ाकू विमान चकरा रहा था। निश्चित ही वह विमान का संचालक माइक था। सबने देखा, नया विमान पूरी तरह लड़ने मरने पर उतारू है। पलक झपकते ही एक बार पुनः युद्ध की तैयारियां हो गई। सैनिक सतर्क हो गए। तोपची के जिस्म में जैसे बिजली भर गई। उसकी तोप का जबड़ा मौत का जबड़ा बनकर गगन की ओर उठ गया। ऊपर नेट और लड़ाकू विमान
कलाबाजियां खा रहे थे। तोपची दुश्मन के विमान को अपने निशाने पर लेने के चक्कर में था। सब देख रहे थे। नेट और विमान खुले आकाश में एक दूसरे पर बाज के बाती झपट रहे थे। अवसर प्राप्त होते ही वह विमान पर गोली की वर्षा करता, परंतु हर बार दुश्मन का विमान चमत्कार कर देने वाले एक विशेष ढंग से हवा से कलाबाजी खाता और खुद को बचाकर निकाल लेता था। अवसर पाते ही विमान भी नेट पर आक्रमण कर रहा था, परंतु नेट का चालक भी वास्तव में कोई मजा हुआ हवाबाज था। इस बार लग रहा था जैसे दुश्मन भी समझदार है और साथ ही अपना मजबूत इरादा लेकर आया है। आकाश में होता विमानों का टकराव बेहद रोमांचकारी था। जलपोत पर खड़े सभी इंसान इन दो जांबाज हवाबाजों का कमाल देख रहे थे। मात्र तोपची ही ऐसा था जो दुश्मन के विमान को मार गिराने का प्रयास कर रहा था। इस समय दोनों विमान हवा में बाज के बाती एक दूसरे पर झपटकर विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे थे। एक ही समय में दोनों विमानों ने कलाबाजी खाई और पलक झपकते ही एक दूसरे के सामने आ गए। फिर विद्युत गति से एक दूसरे की ओर दौड़े। दोनों करीब बेहद करीब पहुंचे। एक साथ दोनों के जेहन से शोले लपके। एक भयंकर विस्फोट। दोनों के शोले हवा में टकराकर आकाश में जगमगाते हुए बिखर गए। एक बार को तो दर्शकों की आंखें चुंधिया गई, परंतु अगले ही पल सबने देखा विमान नेट पर झपटा, नेट विमान पर, और दोनों विमान की बाहरी बॉडी एक दूसरे से रगड़ खा गई।